हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके उत्तराखंड डीएलएड 2024 एग्जाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की पॉइंट्स का पार्ट 2 होगा ये। और पार्ट 1 जो हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स लिए थे उसको आपने बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया। आपके इतने सारे एप्रिसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग टॉपिक्स जो आपको डीएलएड एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पार्ट 2। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे, टीचिंग टॉपिक हम इससे पहले कवर कर चुके हैं लेकिन हमारे टीचिंग मेथड्स रह गए थे। तो शिक्षण विधियों की बात करेंगे। टीचिंग मेथड से आपका क्वेश्चन आना ही आना होता है, पक्का होता है। तो यहाँ पर शिक्षण विधियाँ तो बहुत सारी हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी शिक्षण विधि जो है वो स्टूडेंट सेंट्रिक है, कौन सी शिक्षण विधि जो है टीचर सेंट्रिक है। इस तरह से आप इसको डिवाइड करेंगे। मैं शॉर्ट में आपको फटाफट से जितने यहाँ पर हम कवर कर सकते हैं उतने टीचिंग मेथड्स को हम यहाँ कवर करते हैं। देखो, कहानी कथन विधि यानी स्टोरी टेलिंग मेथड होता है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए काफी अच्छा रहता है। इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हालांकि ये टीचर सेंटर्ड मेथड है, टीचर बता रही होती है, कहानी सुना रही होती है और कहानी से बच्चे वोकेबुलरी सीखते हैं, नए नए शब्द सीखते हैं। इसके अलावा मॉरल ऑफ द स्टोरी यानी नैतिक गुणों का भी विकास यहाँ से किया जा सकता है, लोअर क्लासेस में यूज होता है। टेक्स्ट बुक मेथड, पाठ्य पुस्तक विधि, अगेन टीचर सेंटर्ड मेथड है। टीचर जो क्लास में टेक्स्ट बुक पढ़ाती हैं तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वहाँ पर एक्सप्लेन भी करती हुई चलती हैं। और टेक्स्ट बुक मेथड कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी की हैबिट भी डेवलप करता है, बच्चा जो है घर में भी स्वाध्याय कर सकता है। लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि, ओल्डेस्ट मेथड है, टीचर सेंट्रिक मेथड है। एक साथ बहुत सारे बच्चों को एक साथ बैठाकर लेक्चर दिया जा सकता है। इसमें एंगेजमेंट बढ़ाए रखने के लिए टीचर लगातार क्वेश्चन आंसर्स करती रहती है ताकि बच्चे जो हैं इसमें इन्वॉल्व रहें। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि, ये एक स्टेप आगे जाती है। लेक्चर मेथड के साथ साथ अगर आप डेमोन्स्ट्रेट भी कर रहे हैं, ठीक है, अब डेमोन्स्ट्रेशन मतलब आप कोई चीज करके दिखा रहे हैं, कोई टीचिंग एड का प्रयोग, कोई चार्ट हो गया, कोई मॉडल हो गया, तो बच्चों के ज्यादा सेंसेस एक्टिव हो गए, तो यहाँ पर ये थोड़ा इससे बेटर हो जाता है। ठीक है, कई बार ऐसा आता है ना, 4 आपको मेथड्स दे देंगे और आपसे पूछेंगे कौन सा मेथड बेस्ट है, तो जिसमें ज्यादा सेंसेस एक्टिव होंगे बच्चे के वो ज्यादा ही आपका, वो सबसे अच्छा आपका मेथड होगा, या फिर जो स्टूडेंट सेंट्रिक होगा, एक्टिविटी बेस्ड होगा, वो आपका बेस्ट मेथड होगा। फिर ट्यूटोरियल मेथड, अनुवर्ग विधि, यहाँ पर होमोजेनियस ग्रुप्स बनाए जाते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, आपने छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए और वहां पर आप इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन आप पर प्रोवाइड कर सकते हैं। टीचर छोटे छोटे ग्रुपों में जाकर इंडिविजुअली यहाँ पर जाकर बता सकती है। ये ट्यूटोरियल मेथड हो गया। फिर आता है क्वेश्चन आंसर मेथड, प्रश्नोत्तर विधि। आपको पता होना चाहिए किसने दिया है, ये दिया है आपका सोक्रेट्स ने। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि है तो यहाँ पर बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन ये टीचर सेंटर्ड मेथड है क्योंकि प्रश्नों का लेवल क्या होगा, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये कौन डिसाइड कर रहा है, टीचर। तो ये टीचर सेंटर्ड मेथड है। ठीक है, फिर आगे आपका डिस्कशन मेथड, परिचर्चा विधि। इसमें बहुत इंगेजमेंट है बच्चों का क्योंकि बच्चे जो है आपस में एक दूसरे के विचार विमर्श कर रहे हैं, तो इसलिए ये क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड हो गया। डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड हो गया, अगर टीचर भी यहाँ पे इन्वॉल्व है तो एक डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड है ये। अगर हम लेक्चर मेथड वगैरह की बात करें तो वो ऑटोक्रेटिक में आएगा, टीचर सेंटर्ड हो गया। फिर देखिए ह्यूरिस्टिक मेथड, अन्वेषण विधि, ये कहीं ना कहीं खोज की विधि है, बच्चा यहाँ पर एक्टिव है, खुद से जो है वो सीख रहा है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है। कंस्ट्रक्टिविज्म की भी बात करेंगे अभी। चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, किसने दिया है, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है। इसमें आपके सामने टीचर एक समस्या रखती हैं और ये भी बताती है कि आपको इसके समाधान कैसे मिल सकते हैं। फिर इसके बाद बच्चा इसके लिए, देखिए प्रोसेस होता है, हाइपोथेसिस क्रिएट करता है, उसके पूरे डेटा ढूंढता है, उसके बेसिस पर एनालिसिस करता है, फाइनल कंक्लूजन निकालता है। ये इस तरीके का आपका तरीका होता है। ह्यूरिस्टिक विधि थोड़ा सा हायर क्लास में यूज होती है। पॉलन एंड डंकन ने इसी को प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कहा है, लेकिन अगर बच्चों में थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करना है, ठीक है, तो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या ह्यूरिस्टिक मेथड को यूज करना चाहिए। प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि, चाइल्ड सेंटर्ड है, एक्टिविटी बेस्ड है, किसने दिया है, आपका किलपैट्रिक ने दिया है। प्रैग्मेटिज्म पे आधारित है। प्रयोजन यानी कि आप करके सीखेंगे, ठीक है, करके सीखेंगे चीजें, और जो चीज उपयोगी होती है, किसके लिए उपयोगी होगी, देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ भी दी जाती है टीचर के द्वारा जिसको बच्चा सॉल्व करता है, प्रॉब्लम यहाँ भी दी जाती है, लेकिन प्रोजेक्ट मेथड में ये जरूरी है कि जो प्रॉब्लम दी गई है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। यहाँ पर कोई आपकी इमेजिनरी प्रॉब्लम हो सकती है, रियलिस्टिक होनी चाहिए। दूसरी चीज, कुछ ना कुछ आपका जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए, इसीलिए प्रैग्मेटिज्म पर बेस्ड है प्रयोजनवाद, जो कि उपयोगिता पर बल देता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डिस्कवरी मेथड, खोज विधि, बच्चा जो है
किसी पुरानी घटना के बारे में आपने कहा इसके फैक्ट्स वगैरह ढूंढना या बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में पता लगाना, डिस्कवरी खोज विधि, बच्चा खुद से एक्टिव है यहाँ पर, अगेन चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, रोल प्ले एंड ड्रामेटाइजेशन मेथड, नाटक विधि, इंग्लिश या हिंदी के जो आपके चैप्टर्स होते हैं ड्रामा बेस्ड उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बच्चे के बहुत सारे सेंसेस एक्टिव है, बच्चा यहाँ सुन भी रहा है, देख भी रहा है, अपने डायलॉग का इंतजार कर रहा है, देख रहा है, सब कुछ कर रहा है और एक्टिविटी भी हो रही है इसमें। किसने दिया था? JL मोरेनो ने दिया था। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। यहाँ पर ये माना जाता है इस मेथड में कि एक बच्चे से ज़्यादा या एक व्यक्ति से ज़्यादा जो अगर अधिक लोग होंगे तो वो ज़्यादा विचार जो हैं वो दे सकते हैं, और अगर आपने कोई समस्या रखी बहुत सारे लोगों के बीच में तो वो सब जो हैं अलग अलग आइडियाज़ देंगे, विचारों की बारिश हो जाएगी और यहाँ पे से बेस्ट आइडिया को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। एलेक्स पैकने ऑसबर्न का दिया हुआ है ये। फिर है प्लेवे मेथड, खेल विधि, बहुत ज़्यादा प्राथमिक कक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, यूज़ होता है। फ्रेडरिक फ्रॉबल ने दिया था 1935 में। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर अर्ली चाइल्डहुड किड्स, प्राथमिक कक्षाओं के लिए सबसे अच्छा है। मॉन्टेसरी मेथड, अच्छा इसमें है क्या, खेल खेल में ही आप चीज़ें सिखाएंगे, करना आपको शिक्षा ही देनी है लेकिन खेल खेल के द्वारा देनी है, ठीक है। मॉन्टेसरी मेथड किसने दिया है? मारिया मॉन्टेसरी ने दिया है। नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी पर आधारित है, नेचर ही सब कुछ जो है बच्चे को सिखा देगा, अपने आसपास खेलते हुए एक्टिविटीज़ करते हुए बच्चा चीज़ें सीख जाए। डल्टन विधि, ठेका विधि भी जिसे कहते हैं लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधि कहा जाता है, अगेन ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, हेलन पाकहॉस द्वारा दिया गया है, ठीक है। फिर है इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, इन पे भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इंडक्टिव को समझ लो। आगमन विधि, वैसे इसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी थोड़ा बहुत बताया था। यहाँ पर देखो किसने दिया है, एरिस्टोटल ने दिया है, यानी अरस्तु ने दिया है, बेकन ने इसको आगे डेवलप किया था। कैसे बढ़ते हैं इंडक्टिव विधि में? नोन टू अननोन, जो ज्ञात है उससे अज्ञात की ओर, ठीक है। इंडक्टिव मतलब एग्जाम्पल टू रूल, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैंने पिछली बार बताया था ना, आपने बताया राम एक लड़के का नाम है, गंगा एक रिवर का नाम है, ताजमहल एक मॉन्यूमेंट का नाम है, ये सब चीजें बच्चे को पता है, ज्ञात है। उसका आपने बताया कि ये सब क्या है, ये सब प्रॉपर नाउन्स है, तो आपने रूल बताया। स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं या एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं, ठीक है। अगर हम डिडक्टिव पे आएंगे तो डिडक्टिव मेथड क्या है? निगमनात्मक विधि है, अरिस्टोटल और बेकन ने ही आपका फर्दर इसे डेवलप किया है, और इसमें हम जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं। पहले रूल बताओगे, उसके बाद जो है आप एग्जाम्पल दोगे। पहले आपने फॉर्मूला बता दिया a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, और अब आप इसके बेस इस पर सम्स दे रहे हो, ठीक है। फिर है आपका मैथ्स वगैरह टीचिंग करते वक्त जो है इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर सिंथेसिस और एनालिसिस भी मैंने आपको बताया था। एनालिसिस यानी विश्लेषण करने का मतलब क्या होता है? अगर आपने किसी चीज़ को पार्ट्स में तोड़ दिया तो इसका मतलब आपने क्या किया है? विश्लेषण किया है, ठीक है। कोई समस्या है, उसके अलग अलग तत्वों को आपने देखा तो आपने विश्लेषण किया। अगर इन तत्वों से जोड़कर आपने कोई चीज़ बना दी तो आपने सिंथेसिस संश्लेषण किया है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। पिछले पेपर को उठा के देखोगे, कंस्ट्रक्टिविज्म से बहुत क्वेश्चन आए हुए। नई अप्रोच है जो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है, यहाँ पर बच्चा क्या है? अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर रहा है। पहले ये कहा जाता था कि टीचर ही सब कुछ सिखाएगा, बच्चे का दिमाग तो कोरी स्लेट है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। बच्चा कोरी स्लेट नहीं है, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेगा। इसी को हम संरचनावाद, ठीक है, या फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा है। टीचिंग टेक्निक्स यहाँ पर कैसी होनी चाहिए? प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। आपने बच्चे के सामने समस्या रखी, बच्चे को खुद सोचने दो वो किस तरीके से सॉल्व होगी, ठीक है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होगा यहाँ पर, यानी आप क्वेश्चन आंसर करके, पूछताछ करके, बच्चा खुद से इंक्वायरी कर रहा है, खुद से ढूंढ रहा है चीज़ों को। कोऑपरेटिव लर्निंग, छोटे छोटे समूह बनाकर यहाँ पर एक दूसरे से यहाँ पर बातचीत करते हुए। पीयर ट्यूटरिंग यहाँ पर ज़्यादा होती है, मतलब आप एक दूसरे से ही सीख रहे हो और ग्रुप में सब चीज़ें जो हैं आप मैनेज कर रहे हो। पीयर टीचिंग होती है, एक दूसरे से आप सीखोगे, सहकर्मी शिक्षा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में लर्नर जो है एक्टिवली इन्वॉल्व है, ठीक है। बच्चा सिर्फ बैठ के सुन नहीं रहा है, बच्चा यहाँ पर क्रियाशील है, वो कर रहा है काम को। एनवायरनमेंट डेमोक्रेटिक है, बच्चे को अपनी बातें एक्सप्रेस करने का पूरा यहाँ पर मौका दिया जाता है। एक्टिविटीज एंड इंटरैक्टिव, यहाँ पर जो गतिविधियाँ हो रही है वहाँ पर क्या हो रहा है? लगातार इंटरेक्शन चल रहा है। स्टूडेंट सेंटर्ड है, टीचर फैसिलिटेटर की भूमिका में है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में टीचर जो है हर समय आपको आके हैंड होल्डिंग नहीं कराएगा, वो सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है, सुविधा दाता है, वो आपके लिए मौके या एनवायरनमेंट क्रिएट करके देगा, बाकी काम बच्चे को ही करना है। दूसरा आपका एक और है कोऑपरेटिव लर्निंग, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है। कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब क्या है?
हम इंडिविजुअल्स को क्या करते हैं, स्मॉल ग्रुप्स में बांट देते हैं जहां पर बच्चे एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इंडिविजुअल एक ग्रुप का हिस्सा है, ग्रुप में सब एक दूसरे से सीख रहे हैं, सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर सकारात्मक रूप से निर्भर हैं, सब एक दूसरे से सीखेंगे। फेस टू फेस प्रोमोटिव इंटरैक्टिव, ठीक है, क्या है, आमने सामने प्रचारात्मक बातचीत हो रही है, एक दूसरे से बातचीत करके आइडियाज का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है और फिर कहीं ना कहीं समस्या का सुलझाया जा रहा है। इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पर अगर अच्छा ये पूछा जाए कि अगर कोई आपको काम दिया गया है तो उसके लिए किसको अकाउंटेबल ठहराओगे, किसको जिम्मेदार ठहराओगे, तो पूरा समूह भी अकाउंटेबल है उस कार्य के लिए और इंडिविजुअल की भी अकाउंटेबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल भी तो समूह में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, सोशल स्किल्स यहाँ डेवलप होते हैं क्योंकि आपको ग्रुप में जब भी काम करना होगा, ये याद रखना, टीचिंग एप्टीट्यूड में कभी भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो, ग्रुप गेम्स खेल रहे हो, कहीं भी ग्रुप में अगर बात हो रही है तो सामाजिक कौशलों का विकास जरूर होता है उससे। फिर है आपका ग्रुप प्रोसेसिंग, यहाँ पर समूह प्रसंस्करण, ग्रुप में आप कैसे काम करोगे वो आप सीखते हो। ठीक है, ये कोऑपरेटिव लर्निंग है। कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट कैन बी इफेक्टिवली क्रिएटेड बाय, कैसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने कोऑपरेटिव लर्निंग और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कराया है आपको, इस पे क्वेश्चन आने लग गए बहुत ज्यादा। फॉर्मिंग स्मॉल मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप्स of learners, giving individual tasks to students, giving group activities to student। अब कोऑपरेटिव लर्निंग की बात हो रही है तो ऑब्वियसली हम यहाँ समूह की बात करेंगे, तो फर्स्ट आपका ऑप्शन सही है, यहाँ पर मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप्स हो रहे और गिविंग ग्रुप एक्टिविटीज भी सही है। इंडिविजुअल टास्क देना कोऑपरेटिव लर्निंग में नहीं होगा, यानी 1 और 3 ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट पे पढ़ेंगे, which of the following option is related to constructivism? Knowledge is not passively received but actively built. Learning is seen as a passive process. It is teacher centric approach. None of the above. तो देखो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में क्या होता है, ज्ञान निष्क्रिय रूप से नहीं जाता, बच्चा सक्रिय रूप से ज्ञान अर्जित करता है, तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इंटरेक्टिव एंड स्टूडेंट सेंट्रिक। तो अब आपसे पूछा गया, आपको कुछ मेथड्स या कुछ आपको एक्टिविटीज दे दी गई हैं जो क्लासरूम में कराई जा सकती है, इनमें से कौन सी ज्यादा स्टूडेंट सेंट्रिक है ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट जिसमें सबसे ज्यादा एक्टिव होंगे और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जिसमें एक्टिव होंगे वो ही मेथड आपका सही होता है। तो यहाँ पर सेमिनार, वर्कशॉप, लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन में से ग्रुप डिस्कशन में सभी बच्चे जो हैं एक्टिव होंगे, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक एक्सेप्शनल चाइल्ड, यानी कि विशिष्ट बालक। एक्सेप्शनल चाइल्ड हम किसे कहते हैं, सिर्फ उसे नहीं जिसे कोई प्रॉब्लम है या जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। एक्सेप्शनल चाइल्ड में आपके सभी आ जाएंगे, प्रतिभाशाली बच्चे, क्रिएटिव बच्चे, ठीक है, बैकवर्ड चाइल्ड, सब आ जाते हैं। ऐसे सभी बच्चे जो नॉर्मल या एवरेज से अलग कुछ हट के दिखा रहे हो, चाहे वो मेंटल लेवल पे हो, फिजिकल लेवल पे हो, ठीक है, और इस तरीके से कि उनके लिए हमें एजुकेशनल प्रैक्टिसेस में कुछ विशेष चेंज करना पड़ेगा, तभी वो लाभान्वित हो पाएंगे। अगर इसका कर्व देखें तो ऐसा बेल शेप कर्व बनता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इसे कहते हैं। ठीक है, ये जो बीच का ब्लू आप सेक्शन देख रहे हैं, ये एवरेज बच्चे होते हैं। सामान्यतः हमें सभी बच्चे इसी ग्रुप में दिखाई देंगे। अब एवरेज से बहुत अच्छा जो होता है वो बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं, ये एक्सेप्शनल में आएंगे, और एवरेज से कम भी बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं, ये भी एक्सेप्शन में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैकवर्ड चाइल्ड। बैकवर्ड चाइल्ड जिसे हम पिछड़ा बालक कहते हैं। पिछड़ा बालक जो होता है, ध्यान रखना है, उसका IQ कम नहीं है, उसे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में कमजोर होता है वो। ठीक है, पढ़ाई में कमजोर होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि IQ भी 0 है। ठीक है, तो शोज एजुकेशनल बैकवर्डनेस, मतलब जो उसकी क्लास में उसके नंबर सबसे कम आते होंगे, रैंक सबसे पीछे रहती होगी, अदरवाइज उसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके लिए हमें स्पेशल एफर्ट्स करने पड़ेंगे, वेरिड टीचिंग मेथड्स जो उसकी लर्निंग को केटर करते हों उन्हें हमें चेक करना चाहिए। गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन से होते हैं, ये हर तरह में सुपियोरिटी दिखाते हैं, चाहे हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, एजुकेशनल अचीवमेंट की बात करें, इंटेलिजेंस की बात करें, सोशल पर्सनालिटी की बात करें, ये हर चीज़ में ज़्यादा ही प्रतिभाशाली है ना, तो अच्छे दिखाते हैं, ये अपने आप को एक अच्छे लेवल पर दिखाते हैं। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए हमें क्या करना चाहिए, इनके लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ अरेंज करनी चाहिए। अगर कोई टेस्ट भी डिज़ाइन किया जा रहा है तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर रखने चाहिए जो एक गिफ्टेड स्टूडेंट को कहीं ना कहीं इंगेज कर दे, थोड़े से टफ लेवल पे होने चाहिए। एक्स्ट्रा टाइम इनके पास सेव हो जाता है क्योंकि नॉर्मल क्लासरूम की एक्टिविटीज़ तो ये पहले ही कर लेते हैं, तो इनको हमें उस समय के लिए कुछ और काम देना चाहिए। टैलेंटेड के होते हैं क्योंकि, तो इनके लिए और इनके टैलेंट को निखारने के लिए एक्स्ट्रा काम देना चाहिए। फिर है क्रिएटिव चिल्ड्रन, ओरिजिनलिटी एंड नोवेल्टी इन आइडियाज एंड एक्टिविटीज। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, क्रिएटिव चिल्ड्रन गिफ्टेड हो सकते हैं, लेकिन हर गिफ्टेड चाइल्ड क्रिएटिव हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, क्रिएटिविटी एक अलग चीज़ है। क्रिएटिविटी मतलब कोई डल बच्चा भी है ना, वो भी क्रिएटिव हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ नया एकदम अनोखा लेकर आता है, न्यूनेस होती है उसके आइडियाज़ में, उसके काम में,
तो ओरिजिनलिटी होना, मौलिकता होना, ये क्रिएटिव चिल्ड्रन की पहचान है। और इसके बारे में हमने क्रिएटिविटी के बारे में हमने पिछले वाले उसमें बात की थी आपके वीडियो में। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड इसके लिए बेस्ट रहता है। इसके अलावा क्रिएटिव चिल्ड्रन क्या शो करते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, डाइवर्जेंट थिंकिंग शो करते हैं। फिर हैंडीकैप चिल्ड्रन की अगर हम बात करें तो हैंडीकैप में भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। फिजिकली हैंडीकैप, शारीरिक रूप से जो हैंडीकैप है। अब इनके लिए हम क्या है, देखिए आप स्कूल में क्या क्या प्रावधान करेंगे, सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, आपको क्या देखना है, इनके बैठने की व्यवस्था उचित होनी चाहिए, टेबल चेयर वगैरह जो है इनके लिए अप्रोप्रिएट हो ताकि इन्हें बैठने में कोई दिक्कत ना हो। मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन अगर होंगे, देखो अगर ये हैंडल किए जा सकते हैं तब तो इन्हें आप इंक्लूसिव एनवायरनमेंट में पढ़ाओगे नॉर्मल स्कूल में। अदरवाइज अगर बहुत ज़्यादा हाई ऐसी रिक्वायरमेंट है इनकी कि इनको वहाँ नहीं पढ़ाया जा सकता तो इनके लिए सेपरेट स्कूल्स होते हैं। अदरवाइज MR बच्चों को छोड़कर बाकी सबको इंक्लूसिव सेटअप में पढ़ाया जा सकता है। इंक्लूसिव सेटअप मतलब जहाँ पर हम कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स अगर अपने स्कूल वगैरह में कर दें तो हम हर तरह के बच्चे की नीड्स को यहाँ पर केटर कर सकते हैं। फिर ब्लाइंड एंड नियर ब्लाइंड चिल्ड्रन के लिए क्या आपको चेंजेस करने चाहिए? भाई अगर नियर ब्लाइंड देखने में थोड़ी सी दिक्कत है, अल्प दृष्टि बाधित है, बच्चे को आगे बिठाइए, ब्लैक बोर्ड पे बड़े अक्षरों में लिखिए, साफ साफ लिखिए। अगर बिल्कुल ही ब्लाइंड बच्चा होगा तो इसके लिए ऑडियो बुक्स का इंतजाम किया जा सकता है, ब्रेल वाली जो किताब है उसका इंतजाम किया जा सकता है। फिर डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, मतलब इन सभी के अकॉर्डिंग क्या क्या आपको चेंजेस करने हैं वो आपको चेक करना है, ठीक है। फिर डिफेक्टिव इन स्पीच, ऐसे बच्चों के साथ एक चीज़ और आपको देखनी है कि टीचर का रवैया सिंपैथेटिक होना चाहिए। आपको इन्हें कहीं से भी बुरा फील नहीं करवाना है क्योंकि ऑलरेडी इनका कॉन्फिडेंस लो होता है और फिर ये नॉर्मल क्लासरूम के साथ जो है नहीं चल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें टीचर को जो है एम्पैथेटिक इनके साथ रवैया रखना है और दूसरा जितनी भी तरीके की एजुकेशनल हम इनको दे सकते हैं सुविधाएं वो हमें प्रदान करनी है। फिर है डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन, जुवेनाइल डेलिंक्वेंट आते हैं आपके 18 वर्ष से नीचे वो बालक जिनका अगर एंटी सोशल बिहेवियर इस हद तक बढ़ जाए कि उनके ऊपर हमें कानूनी रूप से कोई कार्रवाई करने की जरूरत पड़ जाए तो ये क्या हो जाते हैं आपके बाल अपराधी कैटेगरी जो हो गई आपकी, ठीक है। जुवेनाइल डेलिंक्वेंट एंटी सोशल बिहेवियर होता है, इनडिसिप्लिन होते हैं, इमोरल होते हैं, ऐसे बच्चों के ऊपर भी प्रॉपरली गाइडेंस देने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। ये आपके हिंदी में भी लिखे हुए आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन देखेंगे, हाउ कैन अ फेल स्टूडेंट बी एनकरेज टू स्टडी सिंसियरली इन द सेम क्लास। ठीक है, तो बच्चा फेल हो गया है, ठीक है, पिछड़ा बच्चा है, तो आप उसे कैसे आप गाइडेंस देंगे कि वो फिर से उस क्लास में दोबारा पढ़े, क्लास रिपीट करनी है। टीचर्स काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, गार्जियंस काउंसलिंग, स्टूडेंट एसोसिएशन, तो आप क्या करोगे यहाँ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दोगे, मनोवैज्ञानिक परामर्श दोगे, क्योंकि मेनली हमें उसका क्या है मेंटल माइंडसेट जो है उसको सही करना है। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे जो है शर्म महसूस करते हैं, उनके साथ वाले सारे आगे बढ़ चुके हैं और उन्हें आप क्या करना है अपने से छोटे क्लास के बच्चों के साथ पढ़ना है, तो आपको यहाँ पर बच्चे को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग देनी पड़ेगी। फिर आएंगे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ स्लो लर्नर। स्लो लर्नर की करेक्टरिस्टिक इनमें से कौन सी नहीं है? लिमिटेड वोकेबुलरी, शॉर्ट स्पैन ऑफ अटेंशन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लिमिटेड रेंज ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो ये लिमिटेड वोकेबुलरी, शब्दकोश जो है वो छोटा होगा, बिल्कुल होगा, अटेंशन ज़्यादा देर तक नहीं दे पाएंगे और इंटरेस्ट ज़्यादा रुचियाँ होंगी नहीं क्योंकि धीरे धीरे सीखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब होता है अमूर्त रूप से सोचना, दिमाग में ही चीज़ों को कैलकुलेट कर लेना, इमेजिन कर लेना, वो हमें स्लो लर्नर में नजर नहीं आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं। क्रिएटेड गिफ्टेड चिल्ड्रन की कैरेक्टरिस्टिक दे देंगे और आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सी है, ठीक है। क्वेश्चन को और टफ बनाना होगा तो ये चार ऑप्शन यहाँ पर आपकी कैरेक्टरिस्टिक देंगे और यहाँ पर फिर ऑप्शन में देंगे 1 2, बी में दे देंगे 1 2 3, ऐसे करके आपके और ऑप्शंस को वो इंक्रीज करके आपकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपकी कक्षा में कोई विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है तो आप क्या करेंगे? उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे, उस पर अतिरिक्त ध्यान देंगे, बहुसंवेदी तकनीक का प्रयोग शिक्षण में करेंगे, बी और सी दोनों। देखो जब आपके पास ना एक्सेप्शनल चाइल्ड होता है तो आपकी टीचिंग मेथड्स कैसी होनी चाहिए? वेराइटी ऑफ टीचिंग मेथड्स यूज करोगे, ठीक है, वेराइटी ऑफ टीचिंग मेथड। आपकी शिक्षण विधियां एक प्रकार की नहीं होनी चाहिए, कई प्रकार की होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज आप यूज करोगे। जो बच्चा देख के नहीं करेगा वो सुन ले, मतलब या फिर सुन के नहीं सीख सकता तो वो कार्य करके कर ले। इसके अलावा मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज करोगे, मल्टी सेंसरी अप्रोच, बहुसंवेदी उपागम, ठीक है, बहुसंवेदी उपागम। तो यहां पर भी आपका सही आंसर क्या होगा? मल्टी सेंसरी अप्रोच। और अतिरिक्त ध्यान देंगे, बी और सी दोनों, तो यहाँ डी ऑप्शन आ जाएगा आपका, डी, बी और सी दोनों ही सही है यहाँ पे, तो डी ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन।
तो क्रिएटिव चिल्ड्रन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? एक्सप्रेशन ऑफ ओरिजिनल थॉट्स, क्रिएशन ऑफ पोएम और स्टोरी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो देखो दोनों में ही नवीनता दिखाई दे रही है कि अगर वो अपने ओरिजिनल थॉट्स को एक्सप्रेस करे और कोई नई जो पोएम या स्टोरी है क्रिएट कर दे तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां विद्यार्थियों में भावनात्मक कौशल को विकसित करने में सहायक होंगी? तो देखो यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि हम फिजिकल स्किल्स अगर बच्चों के अंदर डेवलप करने हैं तो हम स्पोर्ट्स वगैरह का सहारा लेते हैं। अगर हमें बच्चों के अंदर इमोशनल स्किल्स डेवलप करने हैं तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम नृत्य और नाटक को प्रेफरेंस देंगे। को करिकुलर एक्टिविटीज, नृत्य, नाटक, डांस, ड्रामा वगैरह ये सब जो है बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं उनके अंदर भावनात्मक कौशल, इमोशनल स्किल्स को डेवलप करने के। इसके अलावा सोशल स्किल्स के लिए मैंने आपको बताया जितनी भी ग्रुप एक्टिविटीज़ होंगी और आपका स्पोर्ट्स भी उसके अंतर्गत आता है, इसमें भी बच्चा टीम स्पिरिट वगैरह वाली चीज़ें सीखता है। फिर देखेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन। अब उसी में मैंने आपको बता दिया है, इंक्लूड्स बोथ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एज वेल एज नॉर्मल चिल्ड्रन। इंक्लूसिव के बारे में पिछली बार भी बात की थी, सिर्फ स्पेशल बच्चों के लिए नहीं होती है, नॉर्मल बच्चों के लिए भी होती है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा में दोनों तरह के बच्चे आते हैं। टीचिंग मेथड्स, वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स यूज करनी चाहिए और मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज करनी चाहिए। नेक्स्ट पे चलेंगे डिसिप्लिन। डिसिप्लिन देखो अनुशासन पे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अनुशासन अब आपका क्या है? यहाँ पर 3 तरह के अनुशासन की बात की गई है। एक तो होता है रिप्रेशनिस्टिक, दमन से नियंत्रित। पनिशमेंट, आपने नियम बता दिए भाई आपको ये फॉलो ही करने और अगर आपने नहीं किए तो यहाँ पर आपको दंड दिया जाएगा। यानी एक अथॉरिटी है, ऊपर से कोई अथॉरिटी है जो आपको ये सब बता रही है, ये है दमनात्मक। ठीक है, फिर है आपका इम्प्रेशनिस्टिक, मुक्ति व प्रभाव पर आधारित। ठीक है, मुक्ति व प्रभाव पर आधारित मतलब या तो आप बच्चों को बिल्कुल खुला छोड़ दीजिए, उसको स्वतंत्र छोड़ दीजिए अपने डिसीजन लेने के लिए। और प्रभावात्मक कहने का मतलब होता है टीचर बच्चे के सामने इस तरीके के गुण दर्शाए कि बच्चा उससे प्रभावित होकर अपने अंदर उन गुणों को अपना ले। ठीक है, यह है इम्प्रेशनिस्टिक और इस पर भी बहुत बल दिया जाता है, ये व्यापक अवधारणा है। अगर हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करें कि आज स्कूलों में किस तरह के डिसिप्लिन की बात होती है, तो वो सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन की बात होती है। आधुनिक अनुशासन जो है स्व अनुशासन है और ये कैसे डेवलप होता है? बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले कार्य देकर। बच्चों को अगर आप जिम्मेदारी वाले कार्य देंगे तो बच्चों के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन जो है आने लगता है। इसके अलावा कुछ और टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन होते हैं। नेचुरल डिसिप्लिन हम किसे कहते हैं? जब प्रकृति खुद सिखा दे। ठीक है, जैसे बच्चा आग में उंगली डालेगा, उसका हाथ जल जाएगा, अगली बार से उसे पता है कि मुझे इसमें उंगली नहीं डालनी, तो जो काम का परिणाम अच्छा होगा उसे वो करेगा, जिस काम का परिणाम गलत होगा तो उसे वो नहीं करना। ये प्रकृति उसे खुद सिखा देगी, ये है नेचुरल डिसिप्लिन, प्राकृतिक। अथॉरिटेटिव डिसिप्लिन यही आएगा जहां आपको रूल्स पहले से ही डिफाइन करके दे दिए जाते हैं, भैया आपके ये रूल्स है, ये नियम है, आपको फॉलो करना है, नहीं करोगे तो अब आपका क्या होगा? यहाँ पर आपको दंड दिया जाएगा। सामाजिक अनुशासन, सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग भी हमें चलना होता है। अगर भाई समाज ने भी अपने कुछ नियम कायदे बना रखे हैं, आप खुद सोचो, आप समाज के नियमों के साथ साथ चलोगे तो आपको बहुत क्या कहते हैं प्रेज मिलती है। ठीक है, आपको सम्मान मिलता है। लेकिन अगर आप समाज के नियमों के खिलाफ जाते हो तो आपको क्या होता है? बहुत ज़्यादा उनकी बैकलैश का सामना करना पड़ता है या फिर ऑपोजिट जो है उनका सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर सोशल डिसिप्लिन मतलब आप समाज के जो नियम कायदे हैं उनको आप यहाँ पर फॉलो करोगे, वो भी एक डिसिप्लिन आपके अंदर ले आता है। फिर व्यक्तिगत अनुशासन, पर्सनल डिसिप्लिन, एक व्यक्ति के अपने खुद के कुछ नियम, कुछ कायदे, कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल्स बन जाएं जिनके अकॉर्डिंग जो है वो जब जीता है तो वो पर्सनल डिसिप्लिन हो गया। ठीक है, हमारा एक रूटीन बन जाए, हमें सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे एक्सरसाइज करनी है, इतने बजे हमें खाना खा लेना है, ये हमारा पर्सनल अपना खुद का डिसिप्लिन हो गया। ठीक है, फिर हो गया आपका क्वेश्चन देखेंगे इस पे, हाउ विल यू डेवलप द क्वालिटी ऑफ डिसिप्लिन अमंग द स्टूडेंट्स एज अ टीचर? बाय ऑफरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देम, बाय गिविंग देम नॉलेज अबाउट रूल्स ऑफ कंडक्ट, बाय बैनिशिंग देम फ्रॉम स्कूल, बाय मेकिंग देम फॉलो द रूल्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले कार्य देते हैं तो बच्चों में डिसिप्लिन आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, मापन, आकलन और मूल्यांकन। मेजरमेंट क्या है? स्कोर दे रहे हो जब आप, ठीक है, टेस्ट लेते हो ना, 10 में से 5 आए, ठीक है, या फिर आपने लास्ट में दिया 100 में से 80 आए, एग्जाम्स में देते हो, तो ये स्कोरिंग जो होती है ये मेजरमेंट होता है। मापन क्वांटिटेटिव है, जहां आप एक डेफिनेट नंबर बच्चे को दे रहे हो, ठीक है, क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक है। असेसमेंट क्या होता है? गैदरिंग इंफॉर्मेशन और एविडेंस, साल भर आपने बच्चे की अलग अलग एक्टिविटीज के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी,
ठीक है, सिर्फ टेस्ट में नहीं, टेस्ट के अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज में बच्चा पंक्चुअलिटी में कैसा है, डिसिप्लिन में कैसा है, स्पोर्ट्स में कैसा है, को करिकुलर एक्टिविटीज में कैसा है, ठीक है, क्लासरूम में कैसे अब बिहेव कर रहा है, उसके बाद वो नीट एंड क्लीन ड्रेस पहन के आ रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ों का आपने एक पूरा रिकॉर्ड रखा उसका, वो हो गया असेसमेंट, आकलन। ठीक है, पढ़ाई का भी आएगा लेकिन आकलन में क्या है, आपकी पूरी एक रिकॉर्ड रख ली जाती है। क्लासरूम असेसमेंट इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। भाई आपके 3 टाइप के क्या होते हैं? असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये कब है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुआ है, टीचर ये चेक करना चाहती है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं, या फिर कहाँ पर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। टीचर ने एक छोटा सा टेस्ट लिया, उस टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पर टीचर ने ये एनालाइज किया कि कितने बच्चों को समझ में आया, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आइडेंटिफाई करने के लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? सीखने के लिए आकलन। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन। यहाँ पर अभी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है, स्ट्रेंथ और वीकनेस चेक हो रही है बच्चों की, और टीचर यहाँ प्रोसेस को मॉडिफाई कर सकती है, टीचर के लिए एक फीडबैक के रूप में भी कार्य करता है। सेकेंड है आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी आपका सीखने का आकलन। तो आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म होने के बाद क्या कर रहे हो? अब आप देख रहे हो बच्चे ने कितना सीख लिया, तो वो है आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब आप अचीवमेंट चेक कर रहे हो बच्चे ने कितना सीख लिया है। ठीक है, तो ये होता है आपका लास्ट में, ये आपके फाइनल एग्जाम्स हो गए या टर्मिनल एग्जाम्स हो गए, या अभी हम ऐसे पढ़ेंगे समेटिव असेसमेंट। और ये जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, इसमें कुछ भी आ सकता है। आपने होमवर्क दिया, आपने कोई प्रोजेक्ट दिया, आप कुछ भी यहाँ पे करवा सकते हो। बच्चे का छोटा सा टेस्ट, आपने ओरल क्वेश्चंस पूछ लिए, और जो आपके एफए होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट स्कूलों में जो होते हैं, वो भी आपके इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ सुधार का कोई मौका नहीं है, यहाँ पर खत्म हो चुकी है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसके बाद हो रहा है। और फिर है असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग मतलब जब आपका आकलन हो रहा है तब भी आप सीख रहे हो। तो ये कब होता है? यहाँ पर आता है पीयर या सेल्फ असेसमेंट। या तो देखिए आपने कुछ क्या, आपने प्रिपेयर किया कुछ भी, और आपने एक अपने फ्रेंड से कहा कि भाई मुझसे इसके क्वेश्चंस पूछ लो। ठीक है, तो वो पीयर असेसमेंट हो गया। वो क्या है? जब पीयर आपका असेसमेंट कर रहा है तब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हो, किसी का नहीं दे पा रहे हो, आप याद कर रहे हो, तो उसमें ही आपकी सीखना हो रहा है या फिर लर्निंग हो रही है, तो वो पीयर असेसमेंट है। या सेल्फ असेसमेंट, आपने कोई टॉपिक तैयार किया और खुद से आप MCQ लगा रहे हो, सेल्फ असेसमेंट हो गया। यहाँ पर क्या है? आपका असेसमेंट जो है वो आपका लर्निंग के रूप में ही काम आ रहा है। तो ये 3 टाइप्स होते हैं आपके। फिर आगे बढ़ेंगे। इवैल्यूएशन क्या होता है? एक्ट ऑफ पासिंग जजमेंट। आपने मेजरमेंट के स्कोर लिए, असेसमेंट का आपने पूरा रिकॉर्ड लिया, उसके बेसिस पे आप टीचर जो है फाइनल एक जजमेंट देती है। इसे हम वैल्यू एडेड जजमेंट भी कहते हैं। इवैल्यूएशन का अगर आपको डायरेक्टली आ जाए, वैल्यू एडेड जजमेंट, मूल्यवर्धित निर्णय होता है। ठीक है, फिर देखेंगे अब आपका जो मूल्यांकन है उसके बाद ये लास्ट में रिपोर्ट कार्ड में आता है ना आपका ग्रेड, या फिर आपका वो आता है कि किस तरीके इसका रिमार्क दे देती है टीचर कि आपका फाइनल परफॉर्मेंस रहा कैसा। तो ये जो है वैल्यू एडेड जजमेंट मूल्यांकन है। अब हम आते हैं आपके FA, SA, ठीक है, क्या है ये टोटल मिला के? CCE, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत का मतलब क्या होता है? लगातार। व्यापक का मतलब होता है सभी क्षेत्रों में। तो बच्चे का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? सतत होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए। और साल भर आप जब बच्चे का मूल्यांकन करते हो उसमें आप क्या करते हो? एक तो फॉर्मेटिव असेसमेंट लेते हो। कितने फॉर्मेटिव असेसमेंट लेते हो? 4 FA होते हैं आपके और 2 समेटिव असेसमेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है आपका FA में, जैसा कि मैंने बताया, कोई भी एक्टिविटी आप ले सकते हो। 4 बार जब आपका होगा, इसका टोटल वेटेज 40% होता है। पहले आप लोगे FA1, ठीक है, फिर होता है FA2, इसके बाद होता है SA1। ठीक है, पहला हुआ, फिर होगा FA3, FA4 और फिर होता है SA2 यानी फाइनल एग्जाम। और SA का जो वेटेज होता है वो होता है आपका 60%। और टोटल मिलाकर फिर आपको जो फाइनल ग्रेड मिलता है वो 9 पॉइंट स्केल पे मिलता है, जिसे हम CGPA, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज कहते हैं। ये CCE पैटर्न है आपका जो CBSE लेकर आया था RTE के बाद। नेक्स्ट जो आपका चल रहा है वो है स्कूल बेस्ड असेसमेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो है आपका, ये आजकल बहुत चल रहा है, विद्यालय आधारित आकलन। बेसिकली अब ये कहा जा रहा है कि जो असेसमेंट है ना बच्चे का, वो अलग से मत करो, बच्चे को ऊपर प्रेशर मत डालो। जब बच्चे को तुम एक्टिविटीज करा रहे हो उसी समय उसका असेसमेंट कर दो, बच्चे को पता भी ना चले कि असेसमेंट हो भी गया। वो कोई एक्टिविटी कर रहा था, उसी में टीचर ने असेसमेंट कर भी लिया। एक तो टीचर के ही द्वारा हो रहा है,
ठीक है, इंटरनल ही हो रहा है, स्कूल में जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वही आपको ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटी के थ्रू जो है आपसे उसी समय क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसका असेसमेंट हो भी गया, बच्चे को पता भी नहीं चला, तो कोई प्रेशर भी नहीं है और इन्वॉल्व हो गया है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट में असेसमेंट इज इंटीग्रेटेड इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में ऑलरेडी उसमें इंटीग्रेट कर दिया गया, उसी में मिला दिया गया है आकलन को। चाइल्ड सेंटर्ड है, ठीक है, बच्चे पर आधारित ही है ये। असेसमेंट बाय स्कूल टीचर्स इन द स्कूल इटसेल्फ। देखो चाइल्ड सेंटर हम इसलिए भी कह रहे हैं ना क्योंकि हर बच्चे की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, सब बच्चे एक जैसा नहीं परफॉर्म कर सकते। अब आप जब नॉर्मल आप एग्जाम लेते हो या टेस्ट लेते हो वहाँ पर तो क्या है, सबको एक जैसा क्वेश्चन पेपर मिलेगा, लेकिन अब अगर आप एक्टिविटी करा रहे हो एक्टिविटी अलग अलग करा सकते हो और बच्चे के अकॉर्डिंग जो है आप असेसमेंट ले सकते हो, जिस बच्चे की जैसी भी एबिलिटीज़ होंगी। फिर असेसमेंट बाय स्कूल टीचर्स इन स्कूल इटसेल्फ, स्कूल में ही हो जाएगा, स्कूल टीचर्स के ही द्वारा हो जाएगा। और असेसमेंट जो है यहाँ पर लर्निंग बच्चे की कितनी हो रही है उसी पे ध्यान ज़्यादा दिया जा रहा है, बजाय इसके कि हम चेक करें कि बच्चे ने क्या अचीव कर लिया है, बच्चे को रैंक वगैरह दे, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का लर्निंग जो है वो कितना हो रहा है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेस्ट, अब जब आप टेस्ट लेते हो तो टेस्ट में आप क्वेश्चन रखते हो तो एक अच्छे टेस्ट की, एक अच्छे परीक्षण की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट, एक ही टेस्ट जो है आपने अगर बार बार भी दिया है तो आपके स्कोर्स में ज़्यादा फर्क नहीं आना चाहिए, वैसे ही स्कोर्स आने चाहिए, तो वो क्या होती है, रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, पुनरावृत्ति और निरंतरता। दूसरा है वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब होता है आप क्या टेस्ट करना चाहते हो, वो टेस्ट आपने इसी तरीके से बनाया हो कि जिस क्वेश्चंस को या जिस नॉलेज को आप टेस्ट करना चाहते हो वही चीज़ को वो टेस्ट करे, उसके अलावा कुछ और नहीं, ठीक है। तो वैधता का मतलब क्या है, सटीकता, कितने सटीक रूप से आप जो है चेक करना चाहते हो बच्चे की नॉलेज वो चेक हो रही है। फिर है ऑब्जेक्टिविटी, टीचर की बायसनेस यहाँ रोल प्ले नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर आपने मार्किंग स्कीम इस तरीके से रखी है कि वहाँ पर टीचर बिल्कुल भी बायस होकर कोई नंबर ज़्यादा या कम नहीं कर सकती, तो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। जैसे आपके MCQ होते हैं, 15 रैंक्स होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव है। और ईजी मार्किंग होनी चाहिए, बहुत टफ नहीं होनी चाहिए मार्किंग करना। अब देखेंगे क्वेश्चन, विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता है व्याख्यान आधारित शिक्षा शास्त्र, शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र या पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा शास्त्र। तो हमने देखा था सब, एक तो चाइल्ड सेंटर्ड है और दूसरा हमने देखा था गतिविधि आधारित है, एक्टिविटी बेस्ड है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेजरिंग टेक्निक्स आर ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, यूजेबिलिटी, ये चारों ही होंगे, यूजेबिलिटी भी होता है, ठीक है, उपयोगिता भी होनी चाहिए, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों की समझ को सबसे अच्छी तरीके से मूल्यांकित कर सकता है। आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन दे देंगे और देखेंगे किसमें आपकी रटने की क्षमता ज़्यादा चेक हो रही है, किसमें आपकी समझने की क्षमता ज़्यादा चेक हो रही है। तो समझने की क्षमता यहाँ पर किसमें चेक हो रही है, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई डैश को राष्ट्रपिता किसे कहते हैं, भारत की राष्ट्रीय पशु का नाम बताइए, संतुलित आहार किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो देखो जब यहाँ पर आपसे ये पूछा गया कि बैलेंस डाइट किसे कहा जाता है, आपको एग्जाम्पल भी देने, यानी आपको समझ में आना चाहिए संतुलित आहार का कॉन्सेप्ट, बाकी सब आप रट के भी बता सकते हो। फिर है आपका नेक्स्ट टीचर एबिलिटीज एंड क्वालिटीज, तो एक शिक्षक के अंदर क्या क्षमताएं होनी चाहिए, क्या उसके अंदर गुण होने चाहिए। तो देखेंगे सिंपैथेटिक रवैया होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, बच्चों के प्रति आपका एम्पैथेटिक एटीट्यूड होना चाहिए, बच्चे आपसे इजीली अपनी बात कह सके, आप बच्चों की समस्याओं को सुने, उनको सुलझाएं, ठीक है, तभी बच्चे जो हैं आपके साथ एक मित्रवत व्यवहार रख पाएंगे। फिर देखिए फ्रेंड एंड गाइड होना चाहिए। देखो वैसे तो हम सुविधादाता बेस्ट है इसका आंसर, अगर फिर भी रिलेशनशिप पूछ ले तो मित्रवत होना चाहिए, ठीक है, फ्रेंड एंड गाइड, ठीक है, गाइड यानी कि आप क्या कर रहे हो, मार्गदर्शक भी हो बच्चों की। फिर है फैसिलिटेटर यानी सुविधादाता, आइडियल एक आदर्श के रूप में, ताकि जो गुण आप बच्चों में लाना चाहते हैं वो गुण आपको बच्चों के सामने दिखाने भी हैं, ठीक है, यानी अगर आप चाहते हो बच्चों के अंदर पंक्चुअलिटी हो तो आपको खुद भी टाइम पे आना है, तभी बच्चे उससे प्रभावित होकर अपने जीवन में उन्हें उतारेंगे। कमांड ओवर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नॉलेज तो मस्ट है बच्चे के अंदर, अगर आपको बच्चे को सिखाना है तो ऑब्वियसली आपकी नॉलेज एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। एबिलिटी टू एक्सप्रेस, अगर ये है भी लेकिन अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो भी ये आपका काम नहीं आएगा, तो एक्सप्रेस करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, तभी आप बच्चों के साथ एक अच्छा रैपो एस्टैब्लिश कर पाओगे और बच्चे आपसे आसानी से अपनी बात कह पाएंगे। तो ये कुछ आपकी एबिलिटीज़ एंड क्वालिटीज़ हैं। इसके ऊपर बेस देखेंगे एक शिक्षक को सभी छात्रों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, मित्रवत व्यवहार, समान व्यवहार, व्यक्तिगत व्यवहार, निस्वार्थ व्यवहार। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि देखते ही बस मित्रवत पे नहीं टिक करना है, उससे भी बेटर ऑप्शन हमें दिख रहा है समान व्यवहार। भाई सभी बच्चों के साथ इक्वल आपको बिहेवियर करना है,
बिहेव इक्वली, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देख कर करना है, ये नहीं कि जो हमने पढ़ा है बस उसी बेसिस पे थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन को समझ के फिर देखना है अगर हमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा मिल रहा है हम उसको चेक करेंगे। फिर देखिए व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर इन प्रेजेंट टाइम, फैसिलिटेटर, सोशल वर्कर, स्पीकर, नन ऑफ द अबव, तो यहाँ पर तो साफ साफ दिखाई दे रहा है फैसिलिटेटर, सुविधादाता है। फिर प्रभावी शिक्षण निर्भर करता है शिक्षक की शारीरिक संरचना पर, शिक्षक के पहनावे पर, शिक्षक के ज्ञान पर, शिक्षक के व्यवहार पर, तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन शिक्षक के ज्ञान पर है। फिर देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में देखेंगे क्रियात्मक अनुसंधान। देखो इस पे क्वेश्चन अगर बनेगा तो आपका इन्हीं पॉइंट्स में से बन सकता है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। यूज टू सॉल्व इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। देखो टीचर के सामने जो भी कोई क्लासरूम में अगर कोई समस्या आ रही है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए टीचर एक छोटी सी रिसर्च कंडक्ट कर सकता है, उसी को हम एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। जो रिसर्चर होता है वो डायरेक्टली उस प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ होता है और अपनी एक लोकल लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो इमीडिएट प्रॉब्लम यहाँ पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, रिसर्चर डायरेक्टली उससे जुड़ा हुआ है। रिजल्ट जनरलाइज नहीं कर सकते। अगर मैं अपनी एक 8th क्लास को पढ़ा रही हूँ, वहाँ पे मुझे कोई समस्या आ रही है कि बच्चे होमवर्क करके नहीं ला रहे, उसके लिए मैंने क्या किया, आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम को, मैंने ढूंढने की कोशिश की उसके कॉजेज क्या हैं, फिर एक रिसर्च कंडक्ट करके मैंने उसका सोल्यूशन निकाला। अब इस रिजल्ट को मैं सभी क्लासेस पे जनरलाइज नहीं कर सकती, सभी पे यूज नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरी क्लास की एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर मैंने वो सोल्यूशन निकाला था। तो रिजल्ट कैन नॉट बी जनरलाइज। या फिर आप मान लो उन क्लासेस को छोड़ो, आप और स्कूलों में या और देशों में नहीं कर सकते। बहुत सारी रिसर्चेज ऐसे होती है जिनके रिजल्ट जो है और जगह भी अप्लाई किए जा सकते हैं, लेकिन एक्शन रिसर्च के रिजल्ट जो है वो जनरलाइज नहीं किए जा सकते। और कोई नई थ्योरी यहाँ से डेवलप नहीं होती, कोई नया सिद्धांत डेवलप नहीं होता। बस हम क्या कर सकते हैं, अपनी इमीडिएट प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालते हैं, या फिर हम अपने जो डिसीजन हमने लिए हैं उनको सुधार सकते हैं। अगर हमें कोई डिसीजन लिया था लेकिन हमें उसमें कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रहा, तो उसको सुधारने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। और स्कूल के सभी क्षेत्रों से ये जुड़ा हुआ होता है, चाहे टीचर प्रॉब्लम हो, स्टूडेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम हो, इसमें हम ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे टॉपिक कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है आपका, जिसे हम संप्रेषण या संचार कहते हैं, अब कितने टाइप के होते हैं फटाफट ये देख लेते हैं। तो वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब क्या है, यहाँ पर है आपका शब्दों का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। वर्बल का मतलब क्या है, शब्दों का प्रयोग हो रहा है। तो इसमें यूज ऑफ वर्ड्स किस में हो सकता है, ओरल में हो सकता है, मैं बोलकर शब्दों का प्रयोग करते हुए आपसे बात कर सकती हूँ, कम्युनिकेट कर सकती हूँ, या रिटन कुछ लिखकर, ठीक है, लेटर वगैरह लिखकर भी मैं आपसे कम्युनिकेट कर सकती हूँ। नॉन वर्बल में क्या आ जाते हैं, जहां हम शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे। अब इस केस में क्या आते हैं, जेस्चर, पोस्चर, अपीयरेंस, मैं कैसे खड़ी हूँ, कैसे बात कर रही हूँ, कभी हम हाथ के इशारों से या चेहरे के हाव भाव से या सिर्फ आंखें हिलाकर ये जो बात कर रहे हैं ना बिना शब्दों के, ये सब क्या है आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं, गैर मौखिक संचार में। इसके अलावा कम्युनिकेशन होता है आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब क्या हो गया, जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी स्कूल वगैरह का हिस्सा हो, तो आप अपने सबऑर्डिनेट के साथ कैसे बात करोगे, या आपसे जो सुपीरियर हैं उनके साथ कैसे बात करोगे, तो वो फॉर्मल होगा, ठीक है। और अगर आप इनफॉर्मल, आप अपने दोस्तों के साथ बात करो, परिवार मित्रों के साथ बात करो, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, अनौपचारिक जिसे कहते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन, यहाँ बिजनेस कम्युनिकेशन नाम है, लेकिन अगर हम इंस्टीट्यूशन की बात करें, स्कूल या कॉलेज की, तो वहाँ पर आप देखेंगे तो किस तरीके का कम्युनिकेशन हो सकता है। एक तो होता है इंटरनल, जब स्कूल के अंदर ही जो आपके लोग हैं, टीचर्स, प्रिंसिपल्स और स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो आपस में बात करेंगे, तो एक इंटरनल हो गया। अगर आप स्कूल के बाहर के लोगों के साथ भी बातचीत कर रहे हो, पेरेंट्स हो गया, कम्युनिटी के कुछ और मेंबर, तो वो एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन में कैसा हो सकता है, अपवर्ड। जब कोई टीचर मान लो प्रिंसिपल को कोई एप्लीकेशन दे रहा है, ठीक है, अपवर्ड हो गया वो। आप अपने सुपीरियर से बात करोगे तो अपवर्ड। और डाउनवर्ड में क्या हो गया, अगर प्रिंसिपल ने कोई ऑर्डर्स दिए हैं किसी टीचर्स को, तो वो डाउनवर्ड हो गया। ये दोनों किस में आते हैं, वर्टिकल में, ठीक है, वर्टिकल ऐसे में। हॉरिजॉन्टल क्या हो गया, एक टीचर दूसरे टीचर से बात कर रहे हैं, दोनों सेम लेवल पे है ना, ठीक है, ये भी पीजीटी है मान लो, ये भी पीजीटी है, तो क्या है, ये जब आपस में बात करेंगे हॉरिजॉन्टल, एक ही पोस्ट पे बैठे हैं अगर तो। फिर है डायगोनल। डायगोनल मतलब मान लो ये ए है, ये बी है, इसका सबऑर्डिनेट सी है, इसका सबऑर्डिनेट डी है, ठीक है। ए अगर डी से बात कर रहा है तो वो डायगोनल हो गया, तिरछे। और ग्रेप वाइन का मतलब सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है, सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अंगूर की बेलें होती है ना, सब एक दूसरे से जुड़े हुए ऐसे 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 करके, तो सब जब एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो वो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होता है। फिर कम्युनिकेशन की आपकी एक साइकिल होती है जिसमें आपके 7 मेजर एलिमेंट्स हैं। पहला है आपका सेंडर, दूसरा है आपका मैसेज, तीसरा है एनकोडिंग, चौथा है कम्युनिकेशन चैनल, पांचवा है आपका रिसीवर, 6th है आपका डिकोडिंग और 7th है आपका फीडबैक। इसके अलावा एक 8th कंपोनेंट भी होता है जिसे हम कहते हैं नॉइज, ठीक है। तो देखो सबसे पहले सेंडर। सेंडर कौन होता है, जो यहाँ पर मैसेज बनाएगा,
ठीक है। अब इसको ऐसे देख लेते हैं कि टीचर है, टीचर क्या कर रही है, टीचर को पढ़ाना है, तो टीचर यहाँ पर सेंडर हो गई, कम्युनिकेशन करना है, यहाँ पे टीचर स्टार्ट करेंगी, तो टीचर यहाँ पर सेंडर है। उन्होंने एक मैसेज यानी कि कंटेंट क्रिएट किया, कंटेंट क्या किया, क्रिएट किया, एक मैसेज बनाया, ठीक है। मैसेज मतलब कंटेंट देखा कि क्या पढ़ाना है, और उसको उन्होंने सही तरीके से फिर क्या किया है, एनकोडिंग की है, मतलब किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, टीचिंग मेथड क्या यूज़ करूँगी, किस तरीके से करूँगी, टीचिंग पॉइंट्स पूरे बनाए। जब हम जो भी हमें संदेश भेजना है उसको अगर हम प्रॉपर लैंग्वेज में लिखते हैं उसको हम कहते हैं एनकोडिंग, ठीक है। तो यहाँ करी हमने उसकी, मान लो टीचिंग पॉइंट्स बनाए इस कंटेंट के, तो ये क्या हो गई, एनकोडिंग, कि बच्चों को फाइनली क्या बताना है, क्या क्वेश्चन आंसर लिखवाना है, क्या बताना है। फिर कम्युनिकेशन चैनल का यूज़ किया, कम्युनिकेशन चैनल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप मेल कर रहे हो तो वो ईमेल इंटरनेट से जा रहा है, या फिर आप लिख के भेज रहे हो तो पत्र आप भेज रहे हो। अब यहाँ पे क्लासरूम में क्या है, हम वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो चैनल क्या है, मैं यहाँ पे वर्बली बता रही हूँ। फिर इसके बाद रिसीवर कौन हो गए, यहाँ स्टूडेंट, स्टूडेंट के पास पहुँचा, ठीक है। स्टूडेंट ने इसको क्या किया, स्टूडेंट जब उस कोई भी मैसेज को जब हम पे पढ़ के समझ रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, उसकी डी कोडिंग, ठीक है। तो अब जो टीचर की तरफ से आ रहा है कंटेंट, टीचिंग पॉइंट, बच्चे जब उसे समझ रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग जब हो रही है, बच्चे उसको समझ रहे हैं, तो वो क्या हो गई, डी कोडिंग, ठीक है। और डी कोडिंग के बाद यहाँ पर मिलेगा फिर फीडबैक। फीडबैक क्या, समझ में आया है तो हाँ बोलेंगे, नहीं समझ में आया तो अपने डाउट्स करेंगे। तो ये जो फीडबैक जो है वापस सेंटर के पास जाता है, यहीं से कम्युनिकेशन चैनल पूरा होता है। ये फीडबैक सेंटर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये फीडबैक जो सेंटर के पास गया तो ये कम्युनिकेशन चैनल कंप्लीट हुआ, और फीडबैक से ही सेंटर को पता चलता है कि जिस तरीके से मैंने इस चीज़ को भेजा था, जैसे मैसेज को मैंने इनकोड किया था, वैसे ही अर्थों में बच्चे ने समझा है, ठीक है। अगर उस अर्थ में नहीं समझा है तो इसका मतलब यहाँ कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है। और नॉइज़ जो है आपका, नॉइज़ होता है अगर इस पूरे चैनल में कहीं भी कोई व्यवधान पड़ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, कहीं भी कोई बैरियर हो जिसकी वजह से मैसेज ना पहुँच रहा हो, तो वो नॉइज़ होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे करिकुलम, पाठ्यक्रम। अब पाठ्यक्रम जो है आपका, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, क्यूरर वर्ड से हुई है, जिसका मतलब क्या होता है, दौड़ का मैदान। तो बेसिकली जो शिक्षा का पथ है उस पर बच्चा दौड़ रहा है, करिकुलम क्या है, उसको कंप्लीट करते हुए ही वो अपने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ पर करिकुलम के अगर हम ये जो टीचिंग प्रोसेस है इसके अगर हम पोल्स देखें तो एक तरफ टीचर है, एक तरफ स्टूडेंट है, एक तरफ करिकुलम या कंटेंट जिसे आप बोलते हो वो है, ठीक है। अब आपके जो पाठ्यक्रम है वे सब क्या है, उनमें सारी क्रियाएं सम्मिलित होती है। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना है, करिकुलम में और सिलेबस में अंतर होता है, ठीक है। करिकुलम क्या है आपका, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम में क्या आएंगी, करिकुलर और को करिकुलर दोनों एक्टिविटीज आएंगी। जो क्लासरूम में पढ़ाई हो रही है वो भी, क्लासरूम के बाहर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, कॉम्पिटिशन्स जो भी हो रहे हैं वो सब भी उसमें इंक्लूड होते हैं। करिकुलर प्लस को करिकुलर, वो पाठ्यक्रम है, बहुत ज़्यादा विस्तृत है। सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ करिकुलर, सिर्फ क्लासरूम में जो पढ़ाया जाना है एजुकेशन लेवल पर, मतलब शिक्षा, मतलब जो आप सिलेबस कवर करवा रहे हो, बेसिकली क्लासरूम में बैठाकर जो कवर करवा रहे हो वो सिलेबस हो गया, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या, ये आप कह सकते हो। इस सिलेबस करिकुलम का हिस्सा है, पाठ्यचर्या क्या है, पाठ्यक्रम का हिस्सा है, ठीक है। अब पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या क्या होने चाहिए, छोटे छोटे मैंने लिखे हैं, मैंने मतलब यहाँ पर ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हमने इंपॉर्टेंट यहाँ कवर कर लिए जहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। पाठ्यक्रम शैक्षिक उद्देश्यों के अनुकूल होने चाहिए। भाई आपने एजुकेशन के हमेशा क्या करते हो, एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हो, क्या बच्चे के अंदर लर्निंग लाना चाहते हो, तो पाठ्यक्रम उन्हीं उद्देश्यों को पूर्ण करेगा, ठीक है। बाल केंद्रिता का सिद्धांत, आजकल हम हर चीज़ में कहते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड होना ही चाहिए, हर चीज़ जो है बच्चे को ध्यान में रखकर करनी है, बच्चे का मेंटल लेवल, बच्चे को क्या एक्टिविटीज़ मिलनी चाहिए, वो सब चीज़ें। क्रियाशीलता का सिद्धांत, एक्टिविटीज ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड आपको करनी चाहिए, ठीक है। जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, इस पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है कि रियल लाइफ से बच्चे जोड़ पाएं चीज़ों को, ठीक है। ये नहीं कि क्लासरूम तक ही सीमित रह जाए, आप बस पढ़ाए जा रहे हैं। तो करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसे बच्चे अपने जीवन से जोड़ पाएं। सह संबंध का सिद्धांत, चीज़ों को आप जोड़ कर पढ़ाइए, कनेक्ट करके पढ़ाइए, इंडिविजुअली अलग नहीं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस सबको इंटीग्रेट करके पता होना चाहिए बच्चे को किन में क्या रिलेशन है। उपयोगिता का सिद्धांत, करिकुलम उपयोगी होना चाहिए बच्चे के लिए। निरंतरता का सिद्धांत, यहाँ पर कंटिन्यूटी में रखना चाहिए, यानी कि बच्चे का जो प्रीवियस वो है ना आपका नॉलेज, उसको आधार बनाकर आप नई चीज़ें आप सिखाइए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम ब्रेक नहीं होना चाहिए कि बच्चा जो है जोड़ ही ना पाए उसने पहले से जो नॉलेज गेन कर रखी है उससे। फिर है लचीलेपन का सिद्धांत, करिकुलम लचीला भी होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, ये नहीं कि फिक्स चीज़ें आपको यही पढ़ानी है।
आपको करिकुलम ऐसा डिज़ाइन करना चाहिए कि वो अलग अलग जो एरियाज़ हैं उनके अकॉर्डिंग चेंज भी किए जा सकते हैं। एक ही करिकुलम को गांव में पढ़ाओगे या शहर में पढ़ाओगे तो एग्जाम्पल्स डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है, वहाँ की एक्टिविटीज़ डिफरेंट हो जाएंगी। गाँव में एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, शहरों में उद्योग ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर चीज़ें डिफर कर जाती हैं। करिकुलम आपको इकोनॉमी अगर पढ़ानी है तो दोनों तरफ पढ़ानी है, लेकिन आपको फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये है आपका पाठ्यक्रम। अब पाठ्यक्रम के प्रकार देख लेते हैं। तो एक आपका हो जाएगा विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, ठीक है, इसे हम पाठ्य पुस्तक केंद्रित या टेक्स्ट बुक सेंटर्ड भी कहते हैं। विषय केंद्रित मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है। टेक्स्ट बुक्स में जो चीज़ें लिखी गई हैं उसी को ध्यान में रखकर आपको करिकुलम डिज़ाइन करना है कि आप टेक्स्ट बुक के अराउंड ही उस चीज़ों को पढ़ाएंगे। फिर है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। यहाँ पर आपकी आती है मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, डल्टन पद्धतियाँ, जहाँ पर बच्चों के अकॉर्डिंग चीज़ें की जाती है। ये नहीं कहा जाता कि बच्चे को 1 साल के अंदर एक्टिविटीज़ तो बताई जाती है कि आपको ये करना है, लेकिन बच्चे को अपने पेस पे काम करने दिया जाता है। ये नहीं कि तुम्हें अभी ये इतने चैप्टर कवर कर ही लेने हैं, इतना कर लें। बच्चे को अब छोड़ दो, अब वो अपने आप गतिविधियां करते हुए सीखता रहेगा और जोर नहीं डालना है कि इतने ही टाइम में करना है। अगर कोई धीरे धीरे कर रहा है तो धीरे धीरे कंप्लीट करे, कोई बहुत तेजी से कंप्लीट कर रहा है, जल्दी जल्दी अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रहा है तो जल्दी जल्दी करे, ठीक है, लेकिन बच्चे के ऊपर आप छोड़ दो उस चीज़ों को। फिर है कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम, परियोजना विधि, जैसे टास्क सेंटर्ड कहते हैं। टास्क सेंटर यहाँ पर टास्क सेंटर में होता है। परियोजना विधि के बारे में मैंने आपको प्रोजेक्ट मेथड बताया ही है। देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम बच्चे के सामने दी जाती है जो कि सोशल कॉज की भी होनी चाहिए, बच्चा उसके ऊपर काम करता है और उसमें ही उस दौरान बहुत सारी चीज़ें सीखता है। अनुभव केंद्रित, एक्सपीरियंस सेंटर्ड, ठीक है, एक्सपीरियंस सेंटर्ड, ये प्रैग्मेटिज्म पे आधारित है, ठीक है, ये प्रैग्मेटिज्म पे आधारित है, प्रयोजनवाद पे। और इनका मानना ये था कि किताबों से ज़्यादा बच्चे रियल में एक्सपीरियंस करके सीख पाते हैं, तो हमें बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम अनुभव तैयार करने चाहिए। बच्चे को रियल में चीज़ें एक्सपीरियंस करवाओ, जितने ज़्यादा एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी उतना ज़्यादा बच्चा सीख पाएगा। बच्चे को एक्सपीरियंस से ज़्यादा याद रहेगा, किताब में पढ़ी हुई डेफिनेशन याद नहीं रहेगी। फिर है एकीकृत पाठ्यक्रम, जहाँ पर विभिन्न विषयों के ज्ञान को अलग अलग खंडों में ना प्रस्तुत करके सभी विषयों को मिलाकर ज्ञान की एक इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अलग अलग आपको डिवाइड नहीं किया भाई ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट, एक यूनिट की तरह पढ़ा रहे हैं, उसमें सारी चीज़ें जो है इंटीग्रेट कर दी जा रही हैं। मूल पाठ्यक्रम, कोर करिकुलम। मूल पाठ्यक्रम क्या है आपका? कोर करिकुलम। कोर करिकुलम जो है आपका, ये आपका सीबीएसई लेकर आई थी। इसमें कुछ विषय जो होते हैं आपके ऐच्छिक होते हैं यानी ऑप्शनल होते हैं, कुछ विषय जो होते हैं आपके कंपलसरी होते हैं। जैसे क्लास 12 लेवल पे अगर आप देखोगे आपने साइंस स्ट्रीम ली है तो आपका इंग्लिश कंपलसरी है अगर इंग्लिश मीडियम है तो। इसके अलावा अगर आपने वहाँ पर पीसीएम ली है तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कंपलसरी। एनईपी से पहले की बात कर रही हूँ, एनईपी के बाद तो बहुत सारे वहाँ पर चॉइसेस आ गए और उसके बाद एक ऑप्शनल आप सब्जेक्ट और ले सकते हो। तो कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं, आपको वैसे तो चॉइस दी गई, आप स्ट्रीम चूज कर लो, पीसीएम या पीसीबी में से चूज कर लो। इंग्लिश तो आपके पास कंपलसरी रहेगा, इसके अलावा एक और अनदर सब्जेक्ट चूज कर लो। तो कुछ सब्जेक्ट कंपलसरी, कुछ सब्जेक्ट यहाँ पर चॉइस बेस मिलते हैं। तो ये होता है आपका कोर करिकुलम। फिर आगे आपका, अब देखो मॉडल के ऊपर ना आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था पिछली बार भी, तो इसलिए एक बार देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, एक ग्रास रूट लेवल को ही ज़्यादा देखो, पर फिर भी मैं एक बार डिफाइन कर देती हूँ। जमीनी स्तर का मॉडल या ग्रास रूट लेवल मॉडल जो होता है, नाम से ही पता चल रहा है हम जमीनी स्तर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो करिकुलम डेवलपमेंट है उसमें कौन इंपॉर्टेंट है? टीचर्स या अदर स्टेक होल्डर्स, ठीक है। ये आपकी क्या है? बॉटम अप अप्रोच है। ये इस बात पर ज़्यादा फोकस करती है कि भाई बच्चों को क्या सीखना है, वो उनकी नीड्स क्या है, वो जो उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड है वो ज़्यादा अच्छे से बता पाए। कम्युनिटी या फिर जो टीचर्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि हमारे यहाँ के बच्चे इस तरह के हैं, इनको ये चीज़ सीखनी चाहिए। तो वही करिकुलम अगर डिज़ाइन करें तो वो हो जाएगा ग्रास रूट लेवल करिकुलम, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल ऑफ करिकुलम। डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल ऑफ करिकुलम में क्या होता है? यहाँ पर देखिए टॉप डाउन अप्रोच पर ये बेस्ड है, जहाँ पर एक्सपर्ट्स डेवलप कर रहे हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है क्लासरूम्स में, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो अगर किसी ने एक करिकुलम डिज़ाइन किया था और उसके बाद उसको देखा कि उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, उसको सभी जगह इम्प्लीमेंट कर दिया गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल ऑफ करिकुलम। फिर देखिए नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल ऑफ करिकुलम। एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल ऑफ करिकुलम ये आपका बताता है कि ये एक ऐसी कोलैबोरेटिव अप्रोच है जहाँ पर करिकुलम डिजाइन में ना कॉम्बिनेशन आपका लिया जाएगा। एक्सपर्ट्स भी होंगे, टीचर्स भी होंगे, अदर स्टेक होल्डर्स जो हैं कम्युनिटी वगैरह, वो सब भी इन्वॉल्व कर ली जाएगी और तब जाकर एक करिकुलम बनाया जाएगा। ऐसी सिस्टम एनालिसिस की अगर हम बात करें तो करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस इज अ साइक्लिकल प्रोसेस। सिस्टम में क्या होता है? सिस्टम में क्या होता है, पहले आप चीज़ें करके देखते हो, अगर वो सही से रन कर रही है तो वो सिस्टम परफेक्ट है, अगर नहीं तो आप क्या करते हो? चेंजेस लाते हो। तो यहाँ पर भी इसे साइक्लिकल प्रोसेस कहा गया है, जहाँ पर बच्चों की नीड्स, ऑब्जेक्टिव्स,
और डिजाइनिंग, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, कैसे करिकुलम इंप्लीमेंट होगा, इन सारे तत्वों को ध्यान में रखकर ये चेक किया जाता है कि ये कितने प्रभावशाली हैं और फिर इनमें सुधार लाना है या नहीं लाना। सिस्टम को आप क्या करोगे, सुधारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को फिर से फोकस करना पड़ेगा। तो सिस्टम एनालिसिस हो गया। अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन, हु टेक्स डिसीजन इन द ग्रास रूट मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। ये सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के। कम्युनिटी, स्टूडेंट, स्कूल इंस्पेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट या टीचर्स, तो टीचर सही आंसर है। फिर देखेंगे सोशलाइजेशन प्रोसेस। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच चाइल्ड एक्वायर्स अ कल्चरल कंटेंट। सामाजिकरण क्या है, जहां से हम समाज के नियम, कायदे, संस्कृति, अपनी जो है आसपास की जो है लैंग्वेज वगैरह सब कुछ सीखते हैं, तो वो क्या है, समाजीकरण है। समाज के नियम कायदों को सीखेंगे, समाज में कैसे व्यवहार करना है, ये सारी चीजें सीखेंगे। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह के मानदंडों के अनुरूप होना सीखता है। हमारे लिए ग्रुप ने जो आपके स्टैंडर्ड सेट किए हैं उनको हम सीखते हैं, वही आपका समाजीकरण है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है एक सोशली मैच्योर पर्सन की। अगर एक बच्चा सोशली मैच्योर है, ठीक है, उसे सामाजिक रूप से कैसे व्यवहार करना है उसे पता है, तो वो किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा, ग्रुप कंपैटिबिलिटी, समूह के साथ एडजस्ट हो जाएगा। फिर है काइंडनेस और सिंपैथी, दया और सहानुभूति। इमोशनल एडजस्टेबिलिटी, भावनात्मक रूप से जो है समायोजन दिखाएगा। शिष्टता एवं नम्रता, ठीक है, कैसा व्यवहार दिखाएगा, कर्टिसी एंड पोलाइटनेस, रिस्पेक्ट होगी बड़ों के लिए, बच्चों के लिए जो है प्यार होगा। निर्भरता होगी कि अब जब आप सामाजिक रूप से जो है ग्रुप में काम करते हो तो ऑब्वियसली एक दूसरे के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ों के लिए डिपेंड होते हो, तो डिपेंडेबिलिटी होती है, यानी आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, आपके ऊपर निर्भर किया जा सकता है अगर आप एक अच्छे सामाजिक रूप से मैच्योर पर्सन हो। आत्मविश्वास होता है, सहयोग की भावना होती है, नेतृत्व की क्षमता होती है और प्रसन्नता, खुश रहते हैं ऐसे लोग। फिर देखिए सोशल एजेंसीज। सोशल एजेंसीज पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो सामाजिक अभिकरण, जो चीज़ें बच्चे के अंदर समाजीकरण लेकर आती है, इस प्रोसेस को लेकर आती है, उन्हें हम सामाजिक अभिकरण कहते हैं, सोशल एजेंसीज कहते हैं। अब सोशल एजेंसीज को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। पहला है प्राइमरी एजेंसीज, दूसरा है सेकेंडरी एजेंसीज। प्राइमरी एजेंसीज मतलब प्राथमिक अभिकरण, जो बच्चे को अपनी लाइफ में स्टार्टिंग में मिलते हैं, पहले मिलते हैं, वो है प्राइमरी एजेंसीज। जैसे कि फैमिली, सबसे पहले जो है कौन मिलता है, फैमिली, परिवार मिलता है। परिवार ही जो है ना, यहाँ से बच्चे का समाजीकरण शुरू होता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए सोशलाइजेशन स्टार्ट कब होता है बच्चे का या किसके द्वारा होता है, तो फैमिली से स्टार्ट होता है। और सेकेंडरी एजेंसीज वो होती हैं जो फिर लेटर ऑन लाइफ में बच्चे को मिलती जाती हैं, जैसे कि फ्रेंड्स, नेबर, स्कूल, ये सब क्या हो गए, ये सब सेकेंडरी एजेंसीज हो गई। एक और तरीके से जब हम इसका विभाजन करते हैं तो वो है इनफॉर्मल एजेंसीज एंड फॉर्मल एजेंसीज। इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक अभिकरण, अनौपचारिक मतलब जिनके साथ आप नॉर्मली बात करते हुए या फिर ऐसे ही आप व्यवहार करते हुए चीज़ें सीख जाते हो, जैसे फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गए, नेबर हो गए। यहाँ पर आपके लिए कोई स्ट्रिक्टली चीज़ें नहीं बनाई गई कि आपको ऐसे ही परफॉर्म करना है या ऐसे ही बैठना है, ऐसे ही व्यवहार करना है और आपके अंदर ये चेंजेस लेकर आने, कोई चीज़ ऐसी बनाई नहीं गई है, ठीक है। तो ये क्या है, अनौपचारिक रूप से जब चीज़ें चल रही हैं तो वो आपके इनफॉर्मल एजेंसीज हो गए, फ्रेंड्स, नेबर्स एंड फैमिली एक्सेट्रा। अगर फॉर्मल एजेंसीज की बात करें तो यहाँ पर निश्चित तरीके से आप लोगों के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं, जहाँ पर बिठाकर आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी। तो ये होते हैं आपकी फॉर्मल एजेंसी, जैसे कि स्कूल्स हो गए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो गए, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो गए। यहाँ कुछ मानदंड है जिनके अनुसार आपको व्यवहार करना होगा और आपको सिखाया जाता है कि आपको इसके अकॉर्डिंग कैसे व्यवहार करना है। तो ये आपके क्या हो गए, फॉर्मल एजेंसीज हो गए। क्वेश्चन देखेंगे, विद्यालय एक सामाजिक संस्था है जिसके समाज को उच्च स्तर तक उठाने में योगदान देता है, लोगों को संरक्षित और प्रसारित करता है, कुछ जैविक प्रबंध है, अच्छे को बुरे से अलग करता है। तो देखिए विद्यालय या स्कूल जो है ना, वो एक ऐसी सोशल एजेंसी है जो समाज को उच्च स्तर तक उठाने में योगदान देता है, ठीक है। फिर है फर्स्ट सोर्स ऑफ सोशलाइजेशन फॉर अ चाइल्ड इज फैमिली, स्कूल, टेम्पल, प्लेग्राउंड, तो फैमिली होगा। तो ये हमने आपके रिमेनिंग टॉपिक्स किए। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो आप थोड़ा बहुत जब सभी चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लासरूम का एनवायरनमेंट हमेशा डेमोक्रेटिक होना चाहिए, टीचिंग भी डेमोक्रेटिक ही सबसे अच्छी होती है। ज़्यादातर जो है चाइल्ड सेंटर जहाँ पर चीज़ें आएंगी वही आपका बेस्ट ऑप्शन होता है। टीचर का जो रोल है वो एक फैसिलिटेटर के लिए तरह ज़्यादा है। इंक्लूसिव एनवायरनमेंट को ज़्यादा फोकस किया जाता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को भी ध्यान में रखिएगा। तो ये सारे कुछ की पॉइंट्स हैं जिन्हें हमने आज डिस्कस किया एंड आई होप आपका इन्हीं में से जो है क्वेश्चन सॉल्व हो सकें आपसे। ये मेरा एक प्रयास था उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक भी अगर अच्छे से तैयारी नहीं की है तो वो किस तरीके से टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन को सॉल्व करने में हेल्प ले सकते हैं उसके लिए। एंड आई होप आपके लिए ये दोनों ही वीडियोस पार्ट 1 और पार्ट 2 यूजफुल रही होंगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।